Assalamualaikum dear students. Today we will discuss about uncertainty principle. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बैक पे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको सपोर्ट कर रही हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है उसकी ज़रूरत पेश आई है, उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया और उसकी डिस्कवरी की रीजंस क्या थी, या साइंटिस्ट ने किस किस तरह से इसके ऊपर जो है डिफरेंट किस्म की जो लेवल्स हैं वो स्टडी किए। उसमें अगर देखा जाए बच्चों, आपके पास अनसर्टेनिटी कहते हैं गैर यकीनियत को। गैर यकीनियत का क्या मतलब है? यानी कि अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूँ इससे डेली लाइफ से, तो मैं ये दे सकती हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई सफ़र कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि आप किस जगह से सफ़र कर रहे हो, और आपको किसी बंदे की कॉल आती है और आप कहते हैं कि मैं कम अज़ कम यहाँ पहुँच चुका हूँ। मतलब कि वो आप डाउट है, एक्यूरेट वैल्यू आप उसको नहीं बता रहे कि आपका एक्यूरेट डिस्टेंस क्या है, प्रिसाइज नहीं है, वो अनएक्यूरेट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी। यानी कि जब आप रीडिंग्स ले रहे होते हैं, प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, 9th-10th में आपने प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए होंगे, उसमें आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि जब आप रीडिंग्स लेते हैं तो रीडिंग्स में अनसर्टेनिटी होती है, एरर होते हैं, प्रॉपर रीडिंग आपकी नहीं आ रही होती है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बच्चों, इसको बेसिकली कहा जाता है अनसर्टेनिटी। लेकिन यहाँ पे फिज़िक्स के अंदर इस चीज़ को स्टडी करने का मकसद कि वेव्स की अनसर्टेनिटी क्या होती है, या पार्टिकल या डुअलिटी नेचर जो है आपके पास लाइट की, उसकी अनसर्टेनिटी क्या है, उसमें कौन सी इस तरह की चीज़ें हैं कि जो अनसर्टन हैं, जो कि प्रिसाइज नहीं है। ठीक है, अब देखें, यही बता रहे हैं कि आप बस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पहले तो आपने याद रखना है कि हाइजेनबर्ग भी कह सकते हैं, हाइजेनबर्ग भी कह सकते हैं, ये आपका साइंटिस्ट था, फिजिसिस्ट था, और इसने इसको इस टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाया था। और उसने ये कहा था, उसके मुताबिक ये है कि आप दो एक साथ आने वाली वेव्स की को एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली उनकी वेव लेंथ, उनकी फ्रिक्वेंसी और ये तमाम चीज़ें मेजर नहीं कर सकते, सर्टन नहीं बता सकते। मतलब कहने का है कि अगर किसी कोई पार्टिकल आपके पास मूव कर रहा है, जब आप मूव कर रहे हो उसको फोकस कर रहे हैं, हालांकि उसकी पोजीशन को चेक करें, आप पोजीशन तो बता सकते हैं, उसकी वेलोसिटी नहीं बता सकते किस वेलोसिटी से वो आया था। ठीक है, तो इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे इस चीज़ के अंदर कि मोमेंटम क्यों अनसर्टन होता है, वेलोसिटी क्यों अनसर्टन होती है, वेवलेंथ कैसे अनसर्टन होती है, वेव्स की, इन चीज़ों को हम इस टॉपिक के अंदर बेसिकली स्टडी करेंगे। और ये टोटली बेस्ड करता है क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स पे। अब क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है और क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? तो पहले तो बच्चों याद रखें कि व्हेन एवर वी टेक एनी रीडिंग आर मेजरमेंट, इट इज़ नॉट प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। कहते हैं वो प्रिसाइज और एक्यूरेट नहीं होती। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है बच्चों? ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। बहुत बड़े जो डेली लाइफ में आपको दिख रहे होते हैं, आपको नज़र आ रहे होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स आपके पास बच्चों होते हैं मैक्रोस्कोपिक। जैसे कोई गाड़ी है बड़ी, वो मूव कर रही है, आपको मोशन उसकी नज़र आ जाएगी। ठीक है, जिस तरह से अगर कोई परिंदा हवा के अंदर उड़ रहा है, वो भी मैक्रो में आ रहा है, लेट देखा जाए तो उसकी भी मोशन आपको दिखाई दे रही होती है। ठीक है, तो यही बता रहे हैं कि आप पास ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, देयर वेलोसिटी इज़ रिलेटिवली लो देन स्पीड ऑफ द लाइट। उनकी वेलोसिटी आप पर स्पीड ऑफ लाइट से क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट को आप वॉच नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी रीज़न ये कि उसकी बहुत ही हाई स्पीड होती है। ठीक है, 10 3 एक्सपोनेंट आपस 3 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मूव करती है। नेक्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स की अगर बात करें, तो क्वांटम मैकेनिक्स में कहा जाता है ये भी ब्रांच है फिजिक्स की। ठीक है, लेकिन इसमें आप माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उनका पैटर्न ऑफ मूवमेंट क्या है उसको आप स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स लाइक एटम है, उसके सब एटॉम पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ जाते हैं, सब लेवल्स आप जब स्टडी कर रहे होते हैं, ये आपके पास इसकी जो वेलोसिटी है नियर अप्रॉक्सीमेटली नियर टू स्पीड ऑफ लाइट, तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही होती है, करीब करीब होती है। बहुत कोई फॉल्ट कम हुआ, थोड़ा ज़्यादा हुआ, बहुत ही कम माइन्यूट सा फ़र्क होता है इनके अंदर। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर तो हम ये कह सकते हैं कि हम दो वर्जन, दो गाड़ियाँ इकट्ठी चल रही हैं या दो परिंदे हवा में इकट्ठे चल रहे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे दोनों की वेव्स, आप बता सकते हैं वो किस तरह से उनकी मोशन हो रही है, किस तरह से वो पार्टिकल्स उनके आगे की तरफ मूव करके जा रही हैं, उनकी बॉडी जो आगे मूव कर रही है, क्योंकि उसमें मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, वो तो आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, जबकि अगर देखा जाए क्वांटम मैकेनिक्स, तो क्वांटम मैकेनिक्स में ये कहा जाता है बच्चों कि आपके पास दो
एट द सेम टाइम आने वाली रेज को या एट द सेम टाइम प्रोड्यूस होने वाले फोटान्स की एनर्जी को, उनके मोमेंटम को, उनकी वेलोसिटी को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली। उनमें अनसर्टेनिटी होती है। अगर एक का आप एक्यूरेट बता भी रहे हैं तो दूसरे का कम ज़्यादा हो जाएगा, उसका डाउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या? कहते हैं 1927 के अंदर यंग साइंटिस्ट था ये, ठीक है, और हाइजेनबर्ग डेवलप अ की पीस ऑफ क्वांटम थ्योरी दैट वाज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग इसके मुताबिक क्या था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर टू क्वांटम वेरिएबल साइमल्टेनियसली। अब टू क्वांटम वेरिएबल्स का मतलब क्या है? दो क्वांटम वेरिएबल की अगर बात करें तो पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द वेव की बात हो रही है। पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द वेव एट द सेम टाइम आप दो क्वांटा की फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उन दोनों की मोशन ही बहुत ज़्यादा होती है। उस मोशन में आप कैसे करें, एक को देख भी रहे हैं तो उसकी भी मतलब कि एक सिंगल की भी अगर मूव कर रहा है तो उसकी भी हाली वेलोसिटी बता सकते हैं एट द सेम टाइम, या हाली उसकी पोजीशन बता सकते हैं। आप उसका मोमेंटम और दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं बता सकते। ठीक है, तो अब इसी के मुताबिक अगर देखते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो कहते हैं कि मूविंग पार्टिकल हैज़ इट्स डिफाइनेड पोजीशन एंड मोमेंटम। एक मूविंग पार्टिकल जारी बात है उसका पोजीशन भी होती है, उसकी मोमेंटम भी होता है। एंड इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड बोथ साइमल्टेनियसली। क्यों? बिकॉज इन रियल लाइफ दे आर मैक्रोस्कोपिक। ये मैक्रोस्कोपिक हैं, सो वी ईजी टू विजुलाइज, इसको विजुलाइज भी कर सकते हैं और इसको हम मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, जब बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की, तो क्वांटम मैकेनिक्स में इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली। क्यों? क्योंकि ये आपके पास माइक्रो हैं, इनको आप नहीं देख सकते, और ये आपके पास विजुलाइज करना भी क्या होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं। तो अब बेसिकली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कह रहा है आपको, जो आपको समझ आ रही है उसके मुताबिक यही है कि टू पार्टिकल्स मूविंग एट द सेम टाइम एट द सेम रेट, उनको हम उनका मोमेंटम और पोजीशन साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। यही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसी को अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। अब इसके आगे इसको देखेंगे कि होता किस तरह से है। तो अब ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम इसको मेजर कर सकते हैं, या कि कौन कौन से ऐसे पीछे इसके फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो बच्चों, पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल कांट बोथ बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली विद परफेक्ट एक्यूरेसी। वही बात जो मैं आपको बता चुकी कि परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ उसको मेजर नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट है कि इट सेज दैट बेटर यू नो वेयर अ पार्टिकल इज़। कहते हैं अगर ये कहा जाता है ना कि अगर आप किसी चीज़ को ये देख लेते हैं कि वो पार्टिकल है किधर, तो आपके लिए जानना बहुत कम हो जाता है, ना होने के बराबर हो जाता है कि दैट पार्टिकल हाउ फास्ट इट गोइंग, कि वो कितना तेज़ी से मूव कर रहा है। क्योंकि आपका फोकस तो उस बॉडी के ऊपर होता है ना, आपको ये तो नहीं पता चल रहा होता कि इसकी मोशन कितनी तेज़ हो रही है। तो यही मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम का आपको पता नहीं लगता। कहते हैं देयर इज़ ऑलवेज अनसर्टेनिटी मेजरमेंट ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ बता रहे हैं कि बच्चों समटाइम अनसर्टेनिटी जो मेजरमेंट में आ रही होती है वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी हो सकती है। बहुत इन दिस केस, इस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, अनसर्टेनिटी इज ड्यू टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। क्योंकि वेव का पार्टिकल जो है वो ड्यूअलिटी है, वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। पार्टिकल नेचर को स्टडी करेंगे, वेव नेचर को स्टडी करेंगे, एट द सेम टाइम दोनों नेचर्स को स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में अगर देखा जाए बच्चों, छोटी सी एक डायग्राम है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। आपके पास ये बच्चों के ये इलेक्ट्रॉन है, लेट्स सपोज कि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन की मोशन को आप माइक्रोस्कोप के जरिए क्या करोगे, स्टडी करोगे। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप के जरिए इलेक्ट्रॉन की मोशन जो है वो माइक्रोस्कोप जब कोई उसके साथ आके टकराते हैं, इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोई इंसिडेंट फोटॉन आके टकराता है। अब सपोज ये है ना बच्चों कि अगर आप किसी पार्टिकल को देखना चाह रहे हैं, उसकी नेचर को देखना चाह रहे हैं, तो लाइट आती है ना, आप फोटान को भेजते हैं, फोटान जाता है उतनी फ्रिक्वेंसी का, वो उसके ऊपर फॉल करता है, जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर उसकी इमेज आपकी आंख के अंदर बनती है। यही प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि आपके पास ये फोटान जो इलेक्ट्रॉन है, आप फोटान को भेज रहे हो, आप फोटान को आपने भेजा, इसकी जो ओरिजिनल लोकेशन थी फोटान से टकराएगा जाके, जब ये टकराएगा इसकी मोशन ओरिजिनल पाथ में ऐसे होनी थी, लेकिन इसकी मोशन कहाँ हो जाती है, बैक हो जाती है। आकर टकराता है ना इसके साथ, तो ये बैक मूव करेगा, इसका न्यू पाथ आपस ये वाला आ जाता है। अब वो कह रहे हैं कि इस आने वाले फोटान की और ये न्यू पाथ वाले फोटान की वेव लेंथ को, पोजिशन को आप मेजर नहीं कर सकते। यही चीज़ वो बता रहे हैं एक्सप्लेनेशन में कि आपके पास कौन सी चीज़ें जो आपने याद रखनी है बच्चे। इसमें यही बता रहे हैं कि सपोज वी वांट टू फाइंड पोजीशन और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एट सेम टाइम, दोनों चीज़ें अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो पोजीशन के लिए क्या करेंगे, कहते हैं टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट लीस्ट वन फोटान मस्ट स्ट्राइक विद इलेक्ट्रॉन। वही फोटान आके स्ट्राइक किया किसके साथ, इलेक्ट्रॉन। कहते हैं कि एक ना एक फोटान लाजमी आके स्ट्राइक करना चाहिए किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ। एज फोटान इज आल्सो फोटान भी क्या है,
वेव है ना, ठीक है, वो भी वेव पार्टिकल है, वेव नेचर है उसकी भी। वेव अनसर्टेनिटी इन पोजिशन विल बी इक्वल टू वेव लेंथ इज़ यूज टू लोकेट इलेक्ट्रॉन मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस। कहते हैं कि देन द अनसर्टेनिटी पोजिशन में क्या आएगी, डेल एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा चेंज इन वेव लेंथ। उसकी वेव लेंथ में जो चेंज जो आएगा वही असल में चेंज ऑफ पोजीशन है, ठीक है, डिस्टेंस में जो उसका फ़र्क आ गया है, ठीक है। तो पोजीशन में बच्चों एक बात आपने याद रखनी है, जो जनरल बात है वो आपने ये याद रखनी है कि अगर आपको पोजीशन एक्यूरेटली फाइंड करनी है तो आप फोटान कोई बहुत ही कम वेवलेंथ का भेजेंगे, जिसकी वेवलेंथ बहुत ही कम हो तो आपके पास अनसर्टेनिटी नहीं आ सकती है, किसके अंदर, फोटा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी आ जाएगी अगर आप उसकी अनसर्टेन वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मैयर्ड अकॉर्डिंग टू लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उसके अलावा हमने एक बच्चों ऐसे होता है ना कि हम ये करते हैं, हम कहते हैं कि कम से कम कितनी अनसर्टेनिटी हो सकती है, या कम से कम किसी चीज किसी, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर की बात कर लें, जो रिसेंटली आप लोगों ने 9th-10th में प्रैक्टिकल्स के अंदर स्टडी किया होगा। तो बच्चों आप कैसे बताते हो लीस्ट काउंट, आपके पास जो मिनिमम जो कहते हैं रीडिंग होती है उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स के साथ, जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल की होती हैं, तो आपका लीस्ट काउंट आता है 0.1 सेंटीमीटर, 0.01 मिलीमीटर, जो भी आपके साथ है वट एवर। तो उसके मुताबिक ये कहा जाता है कि सबसे कम वैल्यू, अगर वेवलेंथ का कोई स्केल हो, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ वेवलेंथ का स्केल है 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, तो उसमें सबसे कम आपस वेवलेंथ क्या होगी, 1 होगी। तो मिनिमम जो आपके पास अनसर्टेनिटी है वो क्या हो सकती है, 1 लैम्डा हो सकती है। तो यही बता रहे हैं कि उसके आप उसको उसके लीस्ट काउंट के मुताबिक क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इसके आगे जो हम लोगों ने नेक्स्ट देखना है, ये तो था पोजीशन में। तो याद रखें कि पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड की जा सकती है, अगर आपके पास जो फोटान आप भेज रहे हैं इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करने के लिए, वो फोटान क्या होना चाहिए, बहुत ही कम वेवलेंथ का होना चाहिए, उसकी वेवलेंथ बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मोमेंटम के अंदर किस तरह से अनसर्टेनिटी आ सकती है। तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी के लिए हम क्या करेंगे, वो चीज़ें उसके पीछे के फैक्टर्स भी आपने याद रखने हैं। जी, तो बच्चों मोमेंटम के अंदर बता रहे हैं, सो टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी इन पोजीशन वी मस्ट यूज़ शॉर्टर वेव लेंथ फोटान। वही बात कि आपके पास अगर आपने अनसर्टेनिटी को कम करना है, उसको कम करने की ज़रूरत है आपको, तो फिर आपने क्या करना है, कोई ऐसा आप कह सकते हैं आप फोटान यूज़ करेंगे जिसकी वेव लेंथ बहुत ही क्या होगी, शार्ट होगी। फिर मोमेंटम की बात करते हैं कि व्हेन अ फोटान स्ट्राइक विद इलेक्ट्रॉन इट चेंजेस इट्स मोमेंटम अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द फोटान। यानी कहने का ये मतलब है, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि ये आपके पास क्या था, एक फोटान था और ये आपस इलेक्ट्रॉन था। अब ये फोटान जाके इसके साथ टकराएगा, ठीक है। अब जितना मोमेंटम इस फोटान का था वही इसको ट्रांसफ़र होगा ना, वही आपके पास डाउट होगा, ठीक है। जितना मोमेंटम इसका है वही जाके साथ स्ट्राइक करा, तो इसका मोमेंटम इसको ट्रांसफ़र हो रहा है, वो जो मोमेंटम इसको ट्रांसफ़र हो रहा है ना, वही आपके पास क्या है, असल में डाउट है, वही अनसर्टन वैल्यू है, ठीक है। तो यही बता रहे हैं आपके पास कि at most photon of light can transfer all of its momentum to the electron, so uncertainty क्या हो जाएगी, चेंज इन मोमेंटम या डेल्टा पी, जो आपस चेंज मोमेंटम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या होता है, आपके पास जो फोटान है, कौन सा फोटान जो आगे टकरा रहा है उसके मोमेंटम के इक्वल होता है। तो आप जो पहली इक्वेशन आपने बनाई थी वो और इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपस चेंज इन पोजीशन टू चेंज इन मोमेंटम का जो प्रोडक्ट आता है वो लेमडा इंटू डेल एच बाई लेमडा, तो लेमडा टू लेमडा क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो आपने याद रखना है कि जो चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी डेल एक्स एंड डेल पी अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू द प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू एनर्जी एंड टाइम कैसे हो सकती है, तो बिल्कुल यही प्रोसेस आपने याद रखना है बच्चे, कि आपने जैसे यहाँ पे लिखा ना डेल एक्स एंड डेल पी, तो वही बात है कि वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डेल ई एंड डेल पी, और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट। उधर भी वही इक्वेशन आपके पास बनेगी, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है कि जो आपके पास हाइजेनबर्ग की जो कैलकुलेशन थी मॉडर्न मोर एक्यूरेट कैलकुलेशन के लिए, उसने ये कहा था कि आपके पास यहाँ पे जो है एच डेल एच कट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब एच कट क्यों लिख रहे हैं, एच कट इसलिए लिख रहे हैं कि ये ग्रेटर दैन इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट हो सकता है, इसकी एक्यूरेट मोर एक्यूरेट प्रिसाइज रीडिंग के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। तो आपने पढ़ा कि अनसर्टेनिटी टाइम के अंदर, अनसर्टेनिटी एनर्जी के अंदर, अनसर्टेनिटी मोमेंटम एंड अनसर्टेनिटी पोजीशन, ये तमाम भी कोरिलेटेड फैक्टर्स हैं। और ये क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं बच्चों कि आपके पास ये माइक्रोस्कोपिक लेवल की वेव्स होती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी स्पीड, इनकी वेलोसिटी नॉर्मल वेव से क्या होती है, बहुत डिफरेंट होती है, और इनको मेजर करना क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है, इसको मेजर नहीं कर सकते, ये अनसर्टन वैल्यूज़ देती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। बच्चों को इस चीज़ की समझ ना आए तो आप
कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, आप अपनी राय दे